हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। तो इस वीडियो में हमारा टॉपिक है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? एक सेल ऑर्गेनील है, तो सेल के पार्ट्स होते हैं। ठीक है, तो हम पढ़ ही रहे थे सेल ऑर्गेनील्स के बारे में, सेल्स के पार्ट्स के बारे में। उनमें से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनील है माइटोकॉन्ड्रिया। अगर माइटोकॉन्ड्रिया को हम स्ट्रक्चरली अगर हम ड्रॉ करें तो उसे ठीक ऐसे मतलब ऑलमोस्ट ऐसे ही दिखाई देता है। हाँ, ये ड्राइंग थोड़ा इधर उधर हो सकता है, लेकिन आपको बस समझना है यहाँ पे इस वीडियो में हम कोई आर्टिस्टिक ड्राइंग नहीं कर रहे हैं। तो ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हमारे माइटोकॉन्ड्रिया के टॉप सेल ऑर्गेनिल से। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? ये एक सेल ऑर्गेनिल है। ठीक है, सेल ऑर्गेनिल। अभी देखो इसका डेवलपमेंट मतलब कैसे ये तैयार हुआ माइटोकॉन्ड्रिया, उसके हिस्ट्री अगर हम देखें मतलब डेवलपमेंटली क्या हुआ था। एक एरोबिक बैक्टीरिया था जो मतलब एरोबिकली ऑक्सीडेशन मतलब उसका रेस्पिरेशन चलाता था। वो एक यूकैरियोटिक सेल के साथ एक मतलब इंडोसिम्बायोटिक रिलेशनशिप में आ गया। कैसे? ये यूकैरियोटिक सेल ये बैक्टीरिया को इनगल्फ कर लिया, मतलब इंट्रैप कर लिया अपने अंदर। इंट्रैप करने के बाद क्या होता है, एक सेल के अंदर ये मान लो ये एक एरोबिक बैक्टीरिया था, ये एक सेल जा कर के इसको मतलब ये इसकी तरफ आया तो मतलब ऐसे हो गया। इसके बाद क्या हुआ, सेल और एरोबिक बैक्टीरिया के अंदर ऐसे इन्वेजिनेशंस होकर के मान लो यहाँ पे एरोबिक बैक्टीरिया था, तो ऐसे करके इसको इनगल्फ कर लिया और ये सेल के अंदर चलाया। ये बैक्टीरिया जो है इस सेल के अंदर चलाया। तो ऐसे करते करते ये दोनों सेल के अंदर एक इंडोसिम्बायोटिक रिलेशनशिप में आ गया। मतलब सिम्बायोटिक रिलेशनशिप मतलब है क्या? वो दोनों के दोनों ही मतलब जो कंपोनेंट्स हैं, मतलब यहाँ पे एरोबिक बैक्टीरिया और ये सेल्स हैं यूकैरियोटिक सेल, दोनों को फ़ायदा हो रहा है, तो वहाँ पे सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बोलते हैं। मतलब एक के वजह से दूसरे का फ़ायदा हो रहा है। ठीक है, तो ऐसे एक इंडोसिम्बायोटिक रिलेशनशिप में आ गया। उसके बाद वो माइटोकॉन्ड्रिया में कन्वर्ट हो गया, वो एरोबिक बैक्टीरिया। तो ठीक है, ऐसे डेवलपमेंटली कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया का मतलब डेवलपमेंट कुछ ऐसे हो जाता है। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया का अभी फंक्शंस में आ जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के मेन फंक्शंस क्या है? इसे एनर्जी का मतलब पावर हाउस ऑफ द सेल बोला जाता है। पावर हाउस ऑफ द सेल क्यों? क्योंकि ये सबसे ज़्यादा एटीपी सिंथेसिस प्रोडक्शन में इसका रोल प्ले करता है। एटीपी होता है क्या? एटीपी को क्या बोला जाता है, क्या कहा जाता है? एनर्जी करेंसी कहा जाता है। करेंसी, एटीपी को एनर्जी करेंसी बोला जाता है। और ये एटीपी सिंथेसिस के मतलब रोल पे माइटोकॉन्ड्रिया प्ले करता है। एटीपी सिंथेसिस का रोल प्ले करता है माइटोकॉन्ड्रिया। और वहाँ पे किस प्रोसीड्यूर से एटीपी सिंथेसिस होता है माइटोकॉन्ड्रिया पे? ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। ठीक है, बाद में जब हम बायोकेमिस्ट्री में पढ़ेंगे क्या है मतलब वही फॉस्फोराइलेशन का बहुत सारे क्लासिफिकेशन, जैसे ऑक्सीडेटिव हो गया, सबस्ट्रेट लेवल हो गया, ऐसे बहुत सारे टाइप्स होते हैं फॉस्फोराइलेशन के, उसके थ्रू एटीपी जनरेट होता है। तो उनमें से ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन या स्पेसिफिक मतलब प्रोसेस है जिसके थ्रू माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी जनरेट करता है। ठीक है, तो एक हो गया एनर्जी पावर हाउस ऑफ द सेल, इसके क्यों ये एटीपी सिंथेसिस करता है, एक फंक्शन। दूसरा फंक्शन क्या है? एपोप्टोसिस में। एपोप्टोसिस क्या होता है? प्रोग्राम्ड सेल डेथ। मतलब सेल जब कोई वल्नरेबल कोई एक म्यूटेशंस मान लो या फिर कोई एक मतलब सेल का इंजुरी अगर होता है तो उसका लास्ट स्टेज होता है सेल का डेथ होना। सेल इंजुरी का मतलब कॉन्सिक्वेंस होता है। तो उनमें से दो प्रोसेस होता है सेल डेथ का। एक होता है नेक्रोसिस, ये पैथोलॉजी में पढ़ना है, नेक्रोसिस। और दूसरा होता है ये एपोप्टोसिस। ठीक है, ये एपोप्टोसिस, जिसे हम एपोप्टोसिस नहीं, इसे हम बोलते हैं एपोटोसिस। करेक्ट स्पेलिंग ऐसा होता है, एपोटोसिस। ओके, तो एपोटोसिस में माइटोकॉन्ड्रिया का कुछ रोल होता है। तो वो क्या रोल होता है वो हम बाद में जब पैथोलॉजी पढ़ेंगे तब जानेंगे, लेकिन अभी बस इतना ही जानना है कि एपोप्टोसिस में इसका फंक्शन है और एनर्जी प्रोडक्शन में इसका फंक्शन है। ठीक है, तो अभी आते हैं हम इसका स्ट्रक्चर पे। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट है इन माइटोकॉन्ड्रिया का यहाँ पे। तो स्ट्रक्चर कैसा है देखो, इसका एक आउटर मतलब आउटर मेम्ब्रेन होता है माइटोकॉन्ड्रिया, जिसे हम बोलते हैं आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। ओ एम इसे शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं, आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन।
दूसरा होता है देखो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, IMM, इनर माइटोकॉन्ड्रियल। और इन दोनों के बीच में जो स्पेस है, ये वाला स्पेस, इतना स्पेस है, इसे हम बोलते हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। दो मेम्ब्रेन, आउटर और इनर मेम्ब्रेन के बीच में मतलब इंटर मेम्ब्रेन स्पेस है, इसीलिए इसे बोलते हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। ओके। और ये जो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है, इसका एक स्पेशलिटी है। पहले हम पढ़े थे, ये टॉपिक का डिस्कशन हो चुका है, जो हम बोलने जा रहे हैं कि जो मेम्ब्रेन में क्या होता है, 3 मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं। एक होता है कार्बोहाइड्रेट, दूसरा होता है प्रोटीन, तीसरा होता है लाइपिड। मेम्ब्रेन में होता है ना। तो सबसे ज़्यादा कंपोजिशन किसका ज़्यादा होता है, पोर्शन प्रोटीन का। वो कितना होता था, 55% होता था। और लिपिड का होता था 40%, और बाकी 5% होता था कार्बोहाइड्रेट का ना। तो ऐसा होता था सेल मेम्ब्रेन का मतलब स्ट्रक्चरली अगर मैक्रोमोलिक्यूल्स का परसेंटेज देखा जाए तो ये एक इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन जो है, ये एक एक्सेप्शन है, जहाँ एक्सेप्शन नहीं मतलब यहाँ पे एक स्पेशल एक एग्जांपल है जहाँ पे हाईएस्ट कंटेंट ऑफ प्रोटीन मिलता है, जो 55% नहीं, यहाँ पे होता है 70% में होता है। 70% प्रोटीन इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे वही लिखा जा रहा है, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन हैज़ द हाई अमाउंट ऑफ प्रोटीन्स। कितना है, ऑलमोस्ट 70% होता है प्रोटीन का पोर्शन। ठीक है, 100% में से बाकी 30%, बाकी जो 30% है वो होता है एक कार्बोहाइड्रेट का, और वो दूसरा होता है लिपिड का। और ये जो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है, ये थोड़ा फोल्डिंग्स, कुछ इन्वेजिनेशंस फॉर्म करते हैं, जिसके थ्रू कुछ मतलब ऐसे देखो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस फॉर्म कर रहे हैं, जिसे हम बोलते हैं क्रिस्टे बोलते हैं। अब क्रिस्टे एक स्पेशलाइज स्ट्रक्चर है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे एंजाइम्स फॉर ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, मतलब जो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन यहाँ पे होता है, जिसके थ्रू ATP जनरेट होता है, उसके जो एंजाइम है उस प्रोसेस के मतलब इन्वॉल्व जो एंजाइम्स होते हैं, वो एंजाइम्स यही क्रिस्टी में रहता है, क्रिस्टी। तो ये क्रिस्टी क्या है, प्रेजेंट इन द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन हैज़ हाई कंटेंट ऑफ एंजाइम्स फॉर ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। तो समझ में आ गया इतना तक? तो ठीक है, तो ये गया स्ट्रक्चर। अभी देखो माइटोकॉन्ड्रिया में ना इसका एक कुछ जीनोम भी रहता है, जीनोम मतलब DNA। ठीक है, मतलब यहाँ पे मतलब जैसे हम सेल में क्या मानते थे हम अभी तक, सेल में ये जो सेल होता है, इसका न्यूक्लियस में ही हम जीनोम दिखे थे, लेकिन न्यूक्लियस में ही सिर्फ नहीं, इसके माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी इसका खुद का माइटोकॉन्ड्रिया का एक जीनोम रहता है। ठीक है, वो जीनोम का कुछ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स है। क्या है ये? इसका खुद का जीनोम है, खुद का DNA है, ओन DNA, ये जीनोम है। और ये डबल स्ट्रैंडेड DNA है विथ 16,500 बेस पेयर। ये अब कुछ इंफॉर्मेशन आपको याद रखना है, लेकिन यहाँ पे कुछ कॉन्सेप्ट भी है। क्या कॉन्सेप्ट है? एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि ये जीनोम का जो इनहेरिटेंस होता है वो मैटरनल होता है। अब ये कैसे मतलब क्लियर होगा, ये मैटरनल चीज़ क्या है? देखो, मैटरनल मतलब डिराइव्ड फ्रॉम ओवम, मतलब शॉर्ट फॉर्म में बोला जाए तो मदर टू एवरीवन। मतलब अगर वो ये सन, मान लो ये बॉक्स को हम सन बोलते हैं, और अगर ये राउंड को अगर मतलब डॉटर बोलते हैं, तो दोनों के दोनों ही इफेक्ट होंगे। मदर टू एवरीबडी मतलब एवरीवन, बट फादर टू नन एक भी नहीं, किसी को भी नहीं जाएगा, ना ही डॉटर को ना ही सन को, मतलब ना ही लड़के को ना ही लड़की को, किसी को भी ये मतलब ये जीनोम में मतलब माइटोकॉन्ड्रिया में अगर कोई डिसऑर्डर होगा, अगर कोई डिफेक्ट होगा, वो उसका इनहेरिटेंस फादर से किसी को भी नहीं होगा, क्योंकि फादर स्पर्म प्रोड्यूस करता है और मदर क्या प्रोड्यूस करता है? ओवम। ठीक है, यहाँ पे बोला है मैटरनल इनहेरिटेंस होता है, मतलब डिराइव्ड फ्रॉम ओवम। अगर मदर में डिफेक्ट होगा तो वो ओवम में आएगा, और वो ओवम से सन में भी जाएगा, डॉटर में भी जाएगा, क्योंकि एक ओवम और एक स्पर्म मिल करके मतलब ये जाइगोट फॉर्म होता है, उसके बाद सन और डॉटर मतलब इंसान मतलब उसका डेवलपमेंट होता है। तो अगर ओवम अफेक्टेड है तो सब में ट्रांसफ्यूज मतलब वो इनहेरिटेंस होगा उसका,
लेकिन अगर स्पर्म अफेक्टेड है तो उसका इनहेरिटेंस किसी में भी नहीं होगा, क्योंकि इसका इनहेरिटेंस ओनली एंड ओनली ओवम के थ्रू होता है, ठीक है, स्पर्म के थ्रू नहीं होता है। तो ऐसे मदर टू एवरीवन बट फादर टू नन, ये होता है मैटरनल इनहेरिटेंस का मतलब। जब हम पैथोलॉजी पढ़ेंगे इनहेरिटेंस मतलब जीन्स का इनहेरिटेंस कैसे होता है, तो वहाँ पे हम डिटेल्स में जानेंगे मैटरनल इनहेरिटेंस के बारे में और कौन से एग्जाम्पल्स होते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो तीसरा कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया माइटोकॉन्ड्रियल का जो जीनोम होता है उसका। चौथा कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, यहाँ पे जो जीनोम का जो म्यूटेशन होता है वो बहुत हाई होता है, 10 टाइम्स हायर दैन द कंपेयर टू न्यूक्लियर जीनोम। न्यूक्लियस का जो जीनोम है इसके कंपैरिजन में इसका म्यूटेशन रेट बहुत ज़्यादा हाई है, कितना, 10 टाइम्स ज़्यादा। ऊपर से देखो यहीं पे ही ख़त्म नहीं होता, न्यूक्लियस में अगर म्यूटेशन का मतलब कोई अगर डिफेक्ट होगा जीनोम में तो उसका रिपेयर करना पड़ता है। तो वो रिपेयर जो है न्यूक्लियस से थोड़ा कम, मतलब बहुत ही कम इनफेक्टिव होता है। मतलब न्यूक्लियस का जो होता है डीएनए रिपेयर वो बहुत इफेक्टिव होता है, लेकिन यहाँ का जो डीएनए रिपेयर है माइटोकॉन्ड्रियल का जीनोम का जो डीएनए रिपेयर है वो बहुत ही इनफेक्टिव है एज कम्पेयर टू न्यूक्लियर जीनोम। इसकी वजह से म्यूटेशन रेट और भी ज़्यादा हाई हो जाता है, ठीक है। और फिफ्थ तो गया ये, सिक्स्थ क्या है, ये जो जीनोम है जैसे न्यूक्लियस का जीनोम है वो खुद ही अपने से ही, मतलब किसी का हेल्प की ज़रूरत नहीं होता है इसके काम करने के लिए, वही न्यूक्लियस के अंदर ही सब के सब मशीनरी है। लेकिन जो माइटोकॉन्ड्रिया का जो जीनोम है वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर इतना सारे के सारे मशीनरी नहीं है जो जिसके वजह से वो खुद से मतलब काम नहीं कर सकता है। इसको हेल्प चाहिए होता है न्यूक्लियर जीनोम का इसको काम करने के लिए, माइटोकॉन्ड्रियल जीनोम का, ठीक है। अगर मैं न्यूक्लियर जीनोम से हेल्प नहीं करेगा तो वो मतलब उसका फंक्शन मतलब जैसे रेप्लिकेशन हो गया, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, वो सब नहीं हो पाएगा। अभी देखो इसका जो जीनोम है, जो डीएनए, मान लो या डीएनए जो है इसका क्या होता है, डीएनए से क्या होता है, देखो डीएनए से पहले क्या होता है, यहाँ से डीएनए फॉर्म हो सकता है जिसे कहते हैं हम रेप्लिकेशन, ओके, रेप्लिकेशन बोलते हैं। डीएनए से क्या होता है, एमआरएनए होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, एमआरएनए फॉर्मेशन को ट्रांसलेशन बोलते हैं। ट्रांसलेशन हो सकता है, सॉरी ट्रांसक्रिप्शन होता है, ट्रांसलेशन नहीं, सॉरी ट्रांसक्रिप्शन होता है। और एमआरएनए से प्रोटीन फॉर्म होता है, वो क्या होता है, ट्रांसलेशन होता है। अब देखो तो मतलब ये जो जीनोम है, जीनोम से एट द एंड क्या होता है, प्रोटीन फॉर्म हो रहा है बाय रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन, ओके। ये प्रोटीन कौन सा प्रोटीन है, यही प्रोटीन है एंजाइम्स कंसर्न्ड विद ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के लिए जो एंजाइम जरूरी है वो ही प्रोड्यूस करना ये जो माइटोकॉन्ड्रिया के जीनोम के काम है, ठीक है, क्योंकि एंजाइम तो प्रोटीन ही होते हैं। तो ये हो गया इसका मतलब माइटोकॉन्ड्रिया के जो जीनोम है उसका कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स, बेसिक्स, स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स, ओके। अभी जानना है हमें माइटोकॉन्ड्रिया के कुछ डिजीज़ के बारे में, माइटोकॉन्ड्रिया रिलेटेड कुछ डिजीज़, ओके। तो देखो माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, इसका काम ही है एनर्जी प्रोड्यूस करना, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया का काम ही है एटीपी और कुछ नहीं। एटीपी क्या होता है, एनर्जी करेंसी होता है, और बस यहीं पे ही होता है, ऐसा ही बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन है एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए। तो अगर माइटोकॉन्ड्रिया अगर अफेक्ट हो गया तो मतलब बॉडी में एनर्जी प्रोडक्शन, एटीपी प्रोडक्शन अफेक्ट होगा, मतलब एनर्जी डिफिशिएंट रहेगा। तो एनर्जी कहाँ पे ज़रूरत होता है, जहाँ पे हाई मेटाबॉलिक रेट होता है वहाँ पे एनर्जी का ज़रूरत ज़्यादा होता है। तो देखो यहाँ पे वही लिखा हुआ है। तो अगर माइटोकॉन्ड्रियल डिजीज़ अगर होता है, मतलब माइटोकॉन्ड्रिया डिफेक्टिव फंक्शन करता है, तो वहाँ पे तो क्या होगा, अफेक्ट्स द ऑर्गन्स विद हाई मेटाबॉलिक रेट। मतलब जिस ऑर्गन का मेटाबॉलिक रेट ज़्यादा रहता है वहाँ पे इसका असर दिखेगा। अगर माइटोकॉन्ड्रिया अफेक्टेड है तो, डिफेक्टिव है तो इसकी वजह से क्या होगा, डिफेक्टिव एनर्जी प्रोडक्शन होगा, डिफेक्टिव एनर्जी प्रोडक्शन हैम्पर होगा। तो बेसिक्स तो क्लियर ही है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया का काम एनर्जी प्रोड्यूस करना है, डिफेक्टिव होगा तो वही काम नहीं कर पाएगा। तो देखो अगर स्केलेटल मसल में अगर इफेक्ट होगा तो क्या मतलब उसका सिम्टम कैसा होगा, तो
तो उसकी वजह से क्या होगा, देखो ऑल्टर्ड मसल कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, क्योंकि स्केलेटल मसल का काम ही होता है सिर्फ एक ही कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन, वही नहीं होगा क्योंकि उसके लिए तो एटीपी चाहिए होता है। जब हम कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन पढ़ेंगे तब जानेंगे उसके मैकेनिज्म में कहाँ पे एनर्जी एटीपी ज़रूरत होता है, कौन से स्टेप में, ठीक है। और अगर देखो ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है, मैंने क्या क्या कहा था, एटीपी प्रोड्यूस करते हैं कैसा, ऑक्सीडेटिव पाथवे में, ठीक है ना, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के थ्रू एटीपी प्रोड्यूस करता है। अगर ये पाथ मतलब माइटोकॉन्ड्रिया इफेक्ट होता है तो ऑक्सीडेटिव पाथवे नहीं होगा, तो क्या होगा उसका, एनारोबिक पाथवे होगा। मतलब ऑक्सीडेटिव मतलब क्या है, एरोबिक है, एरोबिक, बट उसका ऑल्टरनेटिव और एक प्रोसीड्यूर होता है एनर्जी प्रोडक्शन का, वो होता है एनारोबिक, ANAEROBIC, एनारोबिक पाथवे होता है। एनारोबिक पाथवे में क्या होता है, एनारोबिक पाथवे में लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है, एनर्जी तो प्रोड्यूस होता है लेकिन बहुत कम होता है, लेकिन उसके साथ एक प्रोडक्ट प्रोड्यूस होता है जिसे बोलते हैं लैक्टिक एसिड, ओके। तो इसकी वजह से लैक्टिक एसिडोसिस होगा क्योंकि एरोबिक पाथवे अफेक्टेड होगा। अब देखो इसकी वजह से क्या हो रहा है, ऑल्टर्ड मसल कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन एंड लैक्टिक एसिडोसिस। अभी जीआई ट्रैक्ट अगर इन्वॉल्व होगा तो उसकी वजह से क्या होगा, जीआई डिस्टर्बेंसेस होगा, सिंपल सी बात है। सीएनएस इफेक्ट होगा तो सीजर्स, डेवलपमेंटल डिले होगा, क्योंकि बहुत ही अर्ली से ही मतलब इसका सिम्टम्स दिखना शुरू हो जाता है। तो अगर ग्रोथ भी हैम्पर होगा, सीएनएस का डेवलपमेंट भी हैम्पर होगा, तो इसके वजह से ऐसे सिम्टम्स होते हैं। और इसके देखो चौथा सिम्टम क्या है, ऑल्टर्ड ग्रोथ होगा, क्योंकि एकदम अर्ली से ही इसका सिम्टम दिखना शुरू होता है। और हाई ससेप्टिबिलिटी इन्फेक्शन, बस यही कुछ माइटोकॉन्ड्रियल डिसीजेस का सिम्टम्स होते हैं। और आपको यही सब इम्पॉर्टेंट कुछ मतलब बातें आपको याद रखनी है। और इस वीडियो में बस इतना ही बोलना था माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में, यही जान लो तो बहुत है। बस माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में जो फिजियोलॉजी है यही बहुत है। और बाकी कुछ यहाँ पे बहुत कुछ है जहाँ पे कॉन्सेप्ट की ज़रूरत है, डिटेल्स में बोलने की ज़रूरत है, जो वो बाद में जैसे धीरे धीरे हम आगे बढ़ते जाएंगे वैसे धीरे धीरे हम डिस्कस करते जाएंगे। तो आप लोगों को इस चैनल में बस मतलब बने रहना है, एक एक करके वीडियोस प्लेलिस्ट सर्च करके आपको देखते जाना है। बस डिटेल्स में हम बाद में बात कर लेंगे, डिस्कस कर लेंगे। एक ही वीडियो में अगर इतना कुछ ज़्यादा बोल देते हैं तो आपको मतलब वो वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगा ना, वो कॉन्सेप्ट आपको अभी ज़रूरत नहीं है। फिजियोलॉजी का पार्ट बस हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, तो फिजियोलॉजी के अंदर ही रह रहे हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।